हाय गाइस। यदि आपको भी स्टैमरिंग है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आपको आप टंग ट्विस्टर करते हो, जो एक्सरसाइज, लिप की एक्सरसाइज, टंग की एक्सरसाइज, आप वर्ड्स दोहराते हो, पर उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि आपका स्टैमरिंग पर इतना कंट्रोल नहीं है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए रहेगा। हाय गाइस, माय नेम इज़ डेनिस वोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री कृष्ण। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपनी डेली प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। कल मेरे वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, आकाश भाई करके उसका कमेंट आया था। वो कह रहे थे कि उसको भी सेम प्रॉब्लम है। तो ये मैसेज मेरे आकाश भाई के मैं देना चाहता हूँ कि मुझे भी स्टैमरिंग है, आप रिलैक्स हो जाइए। हम दोनों भाई, हम सभी लोग साथ में मिलकर हम ये स्टैमरिंग पे कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। आप बस डेली प्रैक्टिस करते रहिए। जिस तरीके से मैं कहता हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूँ, उस तरीके से आप करते रहिए, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट करते हैं डेली एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है वो है लिप्स की, सॉरी टंग की एक्सरसाइज। नहीं, सबसे पहले मैं करता हूँ ब्रीथिंग एक्सरसाइज। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें अपने माइंड को और हमारे बॉडी को, शोल्डर को, पूरे बॉडी को रिलैक्स करना होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इतनी एक्सरसाइज काफ़ी है ब्रीथिंग के लिए। ब्रीथिंग एक्सरसाइज में ट्राई करना है कि आपका शोल्डर रिलैक्स हो जाए, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। और ब्रीथिंग में आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, आप प्राणायाम भी कर सकते हो, और आप कुछ दूसरी कोई आप अपने तरीके से भी आप ब्रीथिंग के लिए कर सकते हो। परंतु इंटेंशन होता है कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए, बस। अभी ब्रीथिंग के बाद हम आते हैं टंग की एक्सरसाइज पे। और टंग की पहली एक्सरसाइज मैं करता हूँ वो है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी होती है वो है अप एंड डाउन वाली करता हूँ। तो पहले मैं अप एंड डाउन वाली कर लेता हूँ, ठीक है। कि पहले क्लॉक वाली, पहले अप एंड डाउन वाली। लेफ्ट राइट। रिलैक्स। तो अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट आप लोग अपनी तरीके से कर सकते हो। फिर अप एंड डाउन के बाद मेरे पास रुमाल था, कहाँ गया,
अभी उसके बाद है वो है मैं बाहर निकल के होल्ड करूँगा, ठीक है, एक्सरसाइज पे। रिलैक्स। मैं एक बार फिर से करूँगा क्योंकि मेरी टंग थी वो ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो मैं अभी स्टेबल करने की ट्राई करूँगा। तो आप इस तरीके से टंग की एक्सरसाइज करते रहेंगे। आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अंदर रोटेट कर सकते हैं। और अभी उसके बाद आते हैं हम लिप्स की एक्सरसाइज के। लिप्स की पहली एक्सरसाइज में हमेशा कहता हूँ वो है आपको इस तरीके से लिप्स को मूवमेंट देनी है, ठीक है। और आप ये वाली एक्सरसाइज आप कहीं पे भी कर सकते हो, आपको कहीं पे भी टाइम मिलेगा आप ये एक्सरसाइज करते रहिए। लिप्स की दूसरी एक्सरसाइज में मैं करता हूँ वो है अंदर की साइड पे आप होल्ड करिए। रिलैक्स। और आप इस तरीके भी कर सकते हो। फिर आप तीसरी एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हो कि आपको लिप्स को आपको ओ के शेप में, राउंड शेप में करके रखना है। रिलैक्स। और फिर आप दूसरी मैंने 2-3 एक्सरसाइज और भी बताई हुई है, आप उसके हवाले से भी लिप्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। अभी लिप्स के बाद में आता हूँ जॉ की एक्सरसाइज पे। जॉ का मतलब हमारे इस वाले पार्ट को ज़्यादा कंट्रोल करना, इस वाले पार्ट के मसल्स को एक्टिव करना। फिर दूसरी एक्सरसाइज है वो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा सकते हैं अपने जॉ के। अभी जॉ के बाद हम आते हैं एयर ब्लो। हमको करनी है रिलैक्स। अभी एयर ब्लो वाली और एक भी है दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें मैं करता हूँ आपको लिप्स के अंदर आपको हवा भर लेनी है। रिलैक्स। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो।
और आप उसके बाद अभी मैं करता हूँ वो है टंग वाली एक्सरसाइज, सॉरी टंग ट्विस्टर में करके आता हूँ। टंग ट्विस्टर में सॉरी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कल नए टंग ट्विस्टर लेके आऊँगा, सॉरी, पर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं अपने नए वाले टंग ट्विस्टर भेज दूँगा, ठीक है, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अभी मैं फ़िलहाल अपने जूने वाले टंग ट्विस्टर करूँगा। और टंग ट्विस्टर में मैं कहता हूँ कि आप पहले गुजराती में स्टार्ट करिए, ठीक है, सॉरी मतलब गुजराती मतलब आप अपनी मदर टंग से स्टार्ट कीजिए। मदर टंग के बाद आप नेशनल लैंग्वेज पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में आप टंग ट्विस्टर दोहरा सकते हैं। तो मैं पहले अपनी मदर टंग में टंग ट्विस्टर बोलूँगा। અશોક આજે અગાશીમાં અરુણ સાથે આકાશમાં જુએ, ઈલા ઈશાન પાસે આવી અચાનક આડું હસવા લાગી, કર્યો વ્યક્ત આનંદ અચાનક એ ઈલા અજય, કરે યુદ્ધ યુતિ યુવન યુગ, વાગે ઢોળ ડોલ બોળ મોળ ગોળ ચોકે ઓલા, બેઠે મેલે એલે એસે સાથે એક મેળે એક, ચઢે ગીરી સીધી ઈતી નિશી ઈશી, કળે આળા કરે આળસ કાળા આડા આણવા આકાર આડા આકાશ, ચાલે સતત મનન અચલ અજય અનલ, કરી વાતો આનંદથી આજે સાથે ઈશાને અરુણ, પડ્યો બોલી ઊંઘમાં અચાનક અડધી રાતે આજે ઈશાને, ઉછળે ઊંધી આળસ અજય ઓટલે ઇમલી એલા, જાય ઉડી અચાનક આટા ઈશાને ઓરડે અંબા, ઉછાળે આટા ઊંધે અડધી ઓરડે આકાશે ઈશા, करे युद्ध उछाड़ी अचानक इमली ओटले आंबा ये अजय। तो ये हमारे कुछ हो गए गुजराती वाले मेरे स्वर में, मैंने वर्ड्स वाले सॉरी वोवल्स वाले जो स्वर वाले होते हैं ये सभी टंग ट्विस्टर है। फिर आप अपने तरीके से आपको कौन कौन से वर्ड्स पे ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है, आप उस वाले वर्ड्स पे उस वाले वर्ड्स के आप लेटर पे उसके टंग ट्विस्टर आप ज़्यादा कर सकते हो। और टंग ट्विस्टर के बाद मेरे अभी मैं अंग्रेजी वाले टंग ट्विस्टर लेके आता हूँ जो मेरे पुराने वाले ही थे, तो वही मैं दोहराता हूँ। Slowly speaking, smooth sentence, softly settle stress pitch pattern. Better patiently practice placing proper pause before powerful perhaps. Band bravely begin building. Better breathing before bold beginnings. Team took time to tell thoughtful tales without tension today. Larry learned relax reading by rolling long lines lightly. Many mindful moments make nervous murmurs melt naturally. Frank purposefully finding fluent flow from firm foundations. Sam softly stress steady statement, stopping sudden speech stress. Carefully calm control creates clear, confident communication consistently. Daily deliberately slow speech study strength speaking skill. और अभी उसके बाद में आता हूँ, मैं अपने वर्ड्स दोहराता हूँ। मैंने पिछले 2 दिन से मैं स्वर वाले वर्ड्स दोहराता हूँ। अभी मैं मुझे जिस वर्ड पे ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है मैं उस वाले वर्ड को मैं दोहराऊँगा। मुझे फ प्र ज ए न द, फिर उस वाले वर्ड पे ऐसे वर्ड में ज़्यादा स्टैम्पिंग होती है, उसमें मेरा स्पीकिंग प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से मैं इस वाले वर्ड को मैं दोहराता हूँ, ठीक है। फटाकड़ा फड़ फर्नीचर फन फड़फड़ फतवो फनकार फरस फलक फसल फकीर फड़फड़ाट फरमान फरदू फतेह फड़काओ फरसन फड़ू फर्जी फरफरतू फसाओ फरीद फजलपुर फतेहपुर फड़चो फटमार फरहान फटाफट फरजो प्रभाव प्रकार प्रश्नार्थ प्रगति प्रयत्न प्रजा प्रभु प्रयास प्रगत प्रकृति प्रश्न प्रभास प्रशांत प्रणाम प्रतिष्ठा प्रदान प्रमुख प्रस्ताव प्रयोग प्रभावी प्रथम प्रयाण प्रकाश प्रजागत प्रबंध प्रदेश प्रज्ञा प्रख्यात प्रदूषण जन जमीन जमरूक जड़ जल जड़ जसन जमण जमणु जवाब जग्या जहाज जन्म जव जटल जड़ता जगत
जबरा जमल जरद जर्जरित जवाहर जख्मी जटाल जकड़ जणाव जन्नत जबर जड़ा जनक जम्मू एक एयरपोर्ट एक्टर इंजन एडिशन एक्सपर्ट एम्प्लॉय एक्सलेटर एक्स्ट्रा एम्बुलेंस एडिटर एकदम एकांत एकादशी एरण एशिया एटीएम एडवांस एप्रिल एपल एठवाड़ एड्रेस एरोप्लेन एक रूप एक वचन एकलव्य एकाग्रता एक्टिव एक्सचेंज एंटीवायरस। नगारू नजर नरम नवु नसीब नयन नरेश नदी नगर नमस्कार नठे न्याय नट नमूनो नर्तकी नवलकथा नवीन नखरारो नर्क नेहरू नर्स नर्मदा नसरुद्दीन नमक नभय नरगिस नम्र नशो नष्ट। अभी वर्ड्स के बाद मैं आता हूँ काउंटिंग पे। तो काउंटिंग में मैं कहता हूँ कि आप कुछ ऐसे एक्टिविटी साथ में करते रहिए जिससे क्या आपका ब्रेन कुछ और सोच रहा है, कुछ और चीज़ें कर रहा है, कुछ दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। जैसे क्यूब होता है उसको सॉल्व करना, कोई पेंटिंग करना, कुछ ऐसे एक्टिविटी साथ में कुछ सॉल्विंग पजल सॉल्विंग टाइम कुछ करते रहिए। और इसके साथ आप रिवर्स काउंटिंग करते रहिए। आप सिर्फ ऑड वाले का काउंट कर सकते हैं, इवन वाले काउंट कर सकते हैं। तो कुछ एक्टिविटी करते रहिए काउंटिंग के दौरान, जिससे आपका ब्रेन का और आपका स्पीच का कोऑर्डिनेशन का आपको कंट्रोल नज़र आता है। ठीक है, कि आपका कहाँ पे कितना कंट्रोल है कि नहीं है। तो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ दौड़ने के लिए तो है नहीं, तो ना कुछ सोल्व करने के लिए है। मैं कुछ देख लेता हूँ, मुझे कुछ मिलता है तो ओके। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यूज़पेपर में मैं ट्राई करता हूँ कि कोई एक लेटर ले लेता हूँ, जैसे डी हो गया, ठीक है। मेरा नाम डेनी से, तो डी से शुरू होने वाले वो वर्ड्स को मैं ऐसे राउंड करूँगा, हाईलाइट करूँगा, और उसके बाद मैं काउंटिंग भी करूँगा। तो 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 179, 178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 164, 163, 162, 161, 161, 17, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 132, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121, 121, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 10, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101 एंड 100। तो मैंने कुछ डी वाले कुछ मैंने लेटर को हाईलाइट कर लिया, ठीक है। तो काउंटिंग में कुछ देखते हैं, और मुझे कहाँ पे दिक्कत हुई थी पता है। काउंटिंग में मैं 140 पे एक बार मैं भूल गया था, मतलब भूल तो इतना तो नहीं भूला था। और जब भी सॉरी पहले 150 या 160 पे कुछ ज़्यादा मैं सोच रहा था, और तभी मैं सोच रहा था, तभी मेरा पूरा ध्यान डी के ऊपर था कि डी कहाँ पे है, जिसकी वजह से मेरी स्पीच में काउंटिंग में गड़बड़ी हुई थी। और फिर जब दूसरी बार काउंटिंग पे 140 पे आसपास जब भी दोबारा गड़बड़ी हुई,
तो उसके बाद मैंने काउंटिंग पे फोकस कर लिया, डी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो मैं काउंटिंग पे ध्यान रखता था कि स्पीच कहाँ पे जा रही है, मेरी काउंटिंग कहाँ तक पहुँची है। और उसके बाद में डी का काम था मेरे आँखों जहाँ डी देखती है तभी मेरा मगज मेरा मैसेज पहुँचता था। तो मैंने फोकस किया कहाँ पे खबर, अपने स्पीच पे ऊपर, काउंटिंग पे ऊपर मैंने फोकस किया, ना कि डी के ऊपर। तो आप उस तरीके से ही ध्यान रखें कि जब स्टैमरिंग हो तो इसका मेन रीज़न वही होता है कि आपका ध्यान, आपका ब्रेन, आपका स्पीच के ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वही मेन रीज़न होता है स्टैमरिंग का। और फिर अभी मैं स्टोरी टेलिंग पे शिफ्ट होता हूँ। पहले एक बार मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैं पूरी चीज़ें एक जगह पे मैं दोहरा रहता हूँ, ठीक है। आप मतलब कि आपको करना क्या है पता है, आपको हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करते रहना। मैं अभी कैमरा को अभी हाथ में लूँगा, ठीक है। मेरे आसपास जो भी चीज़ दिखेगी मैं उसको सिर्फ मैं बोलता रहूँगा, ठीक है। और कोई भी वर्ड्स रिप्लेस ना हो इस तरीके से। और तो लेट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैं अपना कैमरा हाथ में ले लिया, ठीक है। अभी मेरे हाथ में ये मेरे पास पंखे का रिमोट है, पंखे की स्विच बंद है, ठीक है। स्विच बोर्ड है, एक स्विच चालू है, फिर मेरा सोयाबीन है, और मेरी दवाई है, मेरे लैपटॉप का चार्जेस है, मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कीबोर्ड है, माउस, बॉल, एक बुक, ईयरफोन, लैपटॉप का कवर, लैपटॉप स्टैंड, दूसरा लैपटॉप चार्जर, दो ब्लैक चेयर है। फिर आप कुछ देख सकते हैं इसमें, मेरा पॉकेट है, मेरा टंग ट्विस्टर, मेरा बुक्स, और एक कीबोर्ड, बॉल पेन है, और एक टूटी हुई बॉल पेन है, एक रेड और एक ब्लू कलर की, एक रेड और एक ब्लू कलर की खाली बोतल से इसे, एक टिफ़िन है, बैग है मेरे पास, दूसरा द टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, फिर चित्रलोक है, गुजरात समाचार है, और एक कीबोर्ड है जो बंद है, सॉरी, एक पीसी सेटअप है विथ प्रिंटर, वो बंद है, एसी है, पंखा लाइट है। मैं इसके अंदर कुछ देख लेता हूँ। ये मेरा हेयर का है, चॉकलेट है, रंबल से खाना है, ये क्या, सॉरी, चाबी है, और ये फेयर एंड हैंडसम की है, ट्यूब है, सॉरी, क्रीम है, ट्यूब का। फिर ये चाबी है, कीबोर्ड का चार्जिंग केबल, कीबोर्ड रखने की मेरा जो जगह होती है वही है। और इसके अंदर मेरे कुछ बुक्स है। तो आप इस तरीके से आपको हर एक चीज़ को आपको डिस्क्राइब करते रहना है, ठीक है। आप यदि हर एक चीज़ को इस तरीके से डिस्क्राइब करते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें देख रही है वो आपको नज़र आती है। फिर उसके बाद फिर आप जो देखते हैं वो माइंड सोचता है कि इसको क्या कहना है, और हमें स्पीड में बोल देनी है, ठीक है, वो सभी चीज़ें। तो अभी उसके बाद हम आते हैं स्टोरी टेलिंग पे। स्टोरी टेलिंग में आज का मैच की बात की जाए, मेरे पास मैं अभी वो पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो जब भी मैं ख़त्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको उसकी समरी समझा दूँगा। तो कल का एक बार मैच के स्कोर कार्ड देख लेते हैं। कल 2 मैच थे। पहला दोपहर वाला मैच था, वो था साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। अहमदाबाद के अंदर मैच था, वहाँ पे चेज़ हो जाता है। और आप साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था वेस्ट इंडीज़ को, और बहुत ही आसानी से चेज़ कर दिया। वेस्ट इंडीज़ जब भी
पहले बैटिंग कर रही थी तो कोई भी बंदा रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट नहीं खेल रहा था। सभी लोग आ रहे थे, मार रहे थे और जा रहे थे, आकर सिर्फ मारने का काम कर रहे थे और फिर जा रहे थे। उसमें आप से हो ब्रैंडन किंग, शेमन, सिमरन हेटमायर, शेहॉक, पॉवेल, रोस्टन जेज, रदरफोर्ड, आप किसी का भी नाम ले, किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा भी नहीं किया। उसके बाद जेसन होल्डर आते हैं। जेसन होल्डर ने बताया कि वो क्यों वेस्ट इंडीज़ के टीम के इतना पावरफुल नाम है जेसन होल्डर, और फ्रेमारियो शेपर्ड के साथ उसने 8वीं विकेट खेले। वेस्ट इंडीज़ का कोर वन स्टेज पे 81 पे 7 विकेट डाउन था। उसके बाद पार्टनरशिप लगी रोमारियो शेपर्ड और जेसन होल्डर। रोमारियो शेपर्ड ने 37 बॉल पे 52 रन्स की नॉक खेली, 4 छक्के 3 चौके, बहुत ही अच्छी तरीके से पार्टनरशिप लगाई। फिर जेसन होल्डर ने 31 बॉल पे 49 की पार्टनरशिप लगाई, 3 छक्के 4 चौके, और एंड ऑफ द डे दोनों अपने टीम को स्कोर ले गए 166 पे 8 विकेट डाउन और 177 का टारगेट दिया। और जिस तरीके से एडम मार्क्रम ने जिस तरह से एक कप्तानी इनिंग कहते हैं जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट तरीके से, आपने उस तरीके से एडम मार्क्रम ने लीड करके दिखाया। और उसके बाद क्विंटन डिकॉक और रायन रिकल्टन दोनों ने अपनी 45-47 रनों की इनिंग खेली और फिर 9 विकेट से 16 ओवर के अंदर ही रन चेज हो गया। अहमदाबाद के अंदर दिन वाले मैच में, डे वाले मैच में चेज हो जाता है आसान तरीके से, परंतु ठीक ठाक तरीके से चेज होता है। आपने शायद एक मैच शायद आपको पता होगा तो वहाँ पे वो रिंकू सिंह ने भी चेज कर लिया था, फिर विल जैक्स ने 100 लगाया था गुजरात के खिलाफ। IPL की बात कर रहा हूँ तो दोपहर वाले मैच में अहमदाबाद के अंदर रन चेज हो जाता है। और फिर दूसरे वाली मैच थी वो थे इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे की मैच। वहाँ पे आप देख सकते हो कि संजू सैमसन ने जिस तरीके से रोहित शर्मा जिस तरीके से प्रोवाइड करता है स्टार्ट 2023 और 2024 में, जिस तरीके से वो रोहित शर्मा पहले ही तो मारधाड़ शुरू कर देते हैं, तो संजू सैमसन ने बिल्कुल वैसे ही मारधाड़ शुरू कर दी थी। तो और फिर अभिषेक शर्मा ने एक जिम्मेदारी के साथ क्रिकेट खेल के दिखाई। वो रोक भी रहा था, वेट भी कर रहा था बॉल का, और स्कोर कार्ड को भी ठीक ठाक चला रहा था। तो पावर प्ले के अंदर इंडिया का स्कोर 80 समथिंग था और संजू सैमसन ने 24, अभिषेक शर्मा ने 55 स्कोर कर दिए, ईशान किशन ने 38, सूर्य कुमार ने 33, 13 बॉलों पे 33। फिर हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जब पार्टनरशिप लगी तो मुझे स्पेशली जो मज़ा आ गया था वो था तिलक वर्मा की बैटिंग पे, क्योंकि तिलक वर्मा ने जिस तरीके से शॉट खेल रहा था, वो शॉर्ट पिच बॉल को वो सामने के और ऐसे खींच कर जिस तरीके से मार रहा था लेग साइड पे, तो वो मुझे शॉट बड़े काफ़ी अच्छे लगे। फिर लास्ट 2 बॉल पे 2 सिक्सर मार के हार्दिक पांड्या ने अपनी 50 कर ली। और फिर इंडिया का स्कोर 256 पे 4 विकेट डाउन और वर्ल्ड T20 के वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में और ये सेकंड बेस्ट टोटल हो गया। अभी पहले रिकॉर्ड तोड़ा था वेस्ट इंडीज़ ने, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ 254 कर लिए थे। अभी उसके बाद इंडिया ने ही 256 कर दिया है। तो इस तरीके से और फिर जब चेज में आई तो बेनेट ने काफ़ी 97 रनों की इनिंग खेली, उसका 100 बनता था। हम सभी लोग चाहते थे, हम सभी इंडियन से, पर भी हम चाहते थे कि बेनेट का 100 हो जाए, परंतु अनफॉर्चुनेट से नहीं हुआ। और फिर जिम्बाब्वे वो रन चेज में कहीं पे थी नहीं पता है, और उसकी जो 184 भी कर लिया है
वो भी जिम्बाब्वे ने इंडिया जैसे साइड के अगेंस्ट, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह को सिर्फ मार नहीं पड़ी, बाकी शिवम दुबे को 2 ओवर में 46 रन पड़े। बाकी बाकी सभी ने ठीक ठाक बॉलिंग कर दी है, 6-7 की एवरेज से, 6-7 और 8, उस तरीके से सभी ने विकेट लिए और रन दिए। अभी आज वाले मैच पे मैं आ जाता हूँ। आज वाला मैच है वो है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच। आप मैच कहाँ पे है? प्रेमादासा कोलंबो के अंदर मैच है। तो इस वाले स्टेडियम में हाई चांस है कि शायद इंग्लैंड जीत जाए, परंतु पर न्यूजीलैंड की टीम है वो बहुत ही प्यारी टीम है। उसने जिस तरीके से लास्ट मैच खेला था श्रीलंका के खिलाफ, और जो मिचेल सेटनर ने जिस तरीके से खेला था, कप्तानी इनिंग, बैटिंग करके भी दिखाई थी, फिर बॉलिंग में फिर कप्तान, फिर प्रोएक्टिव के कैप्टन तरीके वो नज़र आते हैं। तो न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड के दिमाग तो कह रहा है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी, परंतु दिल कहता है कि इंग्लैंड जीत जाए। क्योंकि क्या ऐसा, क्योंकि कल वाला मैच है वो है पाकिस्तान का और श्रीलंका का मैच है, तो उस वाले मैच में थोड़ा सा रोमांच नज़र आया कि भाई कौन किस तरीके से, यदि न्यूजीलैंड हारती है तो पाकिस्तान को कितने मार्जिन से जीतना पड़ेगा, कितने ओवर के अंदर ये टारगेट चेस करना पड़ेगा, तो उस तरीके से। तो ठीक है, इस तरीके से आप उस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल के क्वालिफिकेशन के लिए पहुंच सकती है। परंतु आइए कि न्यूजीलैंड भी, अगर न्यूजीलैंड इस वाला मैच हार जाती है तो फिर भी न्यूजीलैंड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो श्रीलंका को 40-50 रन से हार सके और फिर 16-15 ओवर के अंदर कोई भी टारगेट चेस कर सके। पाकिस्तान में इतनी हैसियत नहीं है। तो अभी मैं आता हूँ स्क्वाड में, तो शायद मुझे पता नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने स्क्वाड के बारे में मैंने जितना भी बोला है वो मेरा रिवर्स ही होता है। पता नहीं क्यों मेरा ठीक से नहीं बैठता। मैं कहता हूँ कि कोई चेंजेस नहीं होगा, फिर कोई ना कोई चेंजेस होते रहता है। तो उस तरीके से मुझे नहीं पता। और इंडिया का क्वालिफिकेशन के लिए चांसेस वही रहेगा, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच मुकाबला रहेगा, और वहाँ पे वो में मुकाबला रहेगा क्वार्टर फाइनल टाइप। जो टीम जीतेगी वो टीम सेमीफाइनल में जाएगी, जो टीम हारी वो बाहर। जीतेगी तो अभी 10 में यदि 5 मैचों की सीरीज होगी T20 में, तो उसमें से 4 मैच इंडिया जीतेगी और 1 मैच वेस्ट इंडीज जीतेगी। परंतु अभी क्या T20 है, आप कह नहीं सकते, और आप शायद कोई एक प्लेयर का दिन निकल आए, जिस तरीके से श्यामरन हेटमायर हो गया, क्या पॉवेल हो गया, होल्डर हो गया अधिक, और फिर वो स्पिनिंग में वो हुसैन है कि क्या नाम है, वो शायद चल गया, और फास्टर बॉलर भी तगड़े हैं वेस्ट इंडीज़ के अंदर। अगर उसका दिन हो गया और फिर इंडिया को मुश्किल में डाल सकते हैं उस तरीके से। फिर भी T20 है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कहाँ पे जीतेगी, परंतु 99% श्योर है कि वेस्ट इंडीज़ का चांसेस बहुत हाई है। मैं तो वही कहूँगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ इंडिया को पूरी तरीके नहीं हरा सकती है, पूरी तरीके से हरा सकती है। और आज कोई दूसरा कोई मैच होगा, आज अभी मैच था वो था, चलो इंडियंस वुमेंस की बात की जाए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लेडीज़ का वुमेंस का मुकाबला था। पतिका रावल ने 81 बॉलों पे 52 कर दिया, और फिर हम हरमनप्रीत कौर ने 54,
और फिर ऋचा घोष के 22, काशवी के 25 और क्रांति गौद के 19। तो उस तरीके से भारत ने 251 पे स्कोर किया और 252 का टारगेट दिया। और फिर जब चेज की बारी आई तो चेज में तो भाई जॉर्जिया वॉल्फ ने तो भाई 100 मार दिए और एक वन साइड 36 ओवर के अंदर एक टारगेट चेज कर लिया। इंडियन बॉलिंग में दो विकेट दीप्ति शर्मा, 2 विकेट काशवी गौतम को मिले। बाकी सभी लोगों ने मार ही खाया था, किसी को ज़्यादा कुछ विकेट भी नहीं मिला। परंतु जिस तरीके से जॉर्जिया वॉल्फ ने जिस तरीके से इनिंग खेली है, उसके साथ ओपनिंग बैट्समैन थी ल्यूसी फील्ड, उसने 80 रनों की इनिंग खेली। उसके बाद बेथ मुनी विकेट कीपर बहुत ही अच्छी, उसने 31 रन की इनिंग खेली। तो उस तरीके से कैमियो, छोटे छोटे कैमियो करके मैच जीत गया, बिल्कुल ही आसान तरीके से मैच जीत गए थे। फिर अभी कितने 36 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो गाइस मिलते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए, इतना वीडियो काफ़ी है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय। और प्लीज़ आप यदि आपको भी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन पे ज़रूर बताना, और हम सभी भाई लोग, हम सभी साथ में मिलकर हम इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।